बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? छुट्टियां गुजार रहे होंगे घर पे। छुट्टियां गुजारने में ही भलाई है, घर पर छुट्टियां गुजारें और कहीं सयाहती मकाम में जाने की जरूरत नहीं है। आइए एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं आज अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। देखते हैं अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पिछली जो लेक्चर्स चल रहे हैं, पिछली क्लासेस जो हमारी हुई हैं, उसके लेक्चर्स भी रिवाइंड करते हुए चलें, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, एग्जाम्स की तैयारी करते हुए चलें। 6 जुलाई से एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोगों के प्रिपरेशन रखिए उसकी भी, और हमारी वीडियोस के जरिए तालीम को हासिल भी करते हुए चलिए साथ साथ। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डेबिट क्रेडिट और उसके उसूल समझ लिए थे। आज हम समझने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस या फिर एनालाइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का जायजा लेना, उसकी तशरीह करना, उसको समझना और उसको समझकर उसको पोस्ट करना या रिकॉर्ड करना, यानी उसको लिखना। तो एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल बिफोर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन इन द स्पेसिफिक और स्पेशल बुक। यानी जाहिर सी बात है, अगर हम पहले स्टेप को देखेंगे, पहला स्टेप आपको पता है जर्नलाइजिंग होता है या स्पेशल बुक में रिकॉर्ड करना होता है, तफसील आ रही है आगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, तो किस चीज को कहां रिकॉर्ड करना है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को पता लगाने को कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करें, इधर क्रेडिट पे करें, डेबिट पे करें, वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तमाम चीजें हमारी कहलाती हैं एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इन अकाउंटिंग साइकिल इट इज टू आइडेंटिफाई एनालाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बता दिया बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने का नाम है एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट इज टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। हमें इससे ये पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनकी नेचर क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो 4 एलिमेंट्स के जरिए हम उसको जांचेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। नंबर 1 अकाउंट इन्वॉल्व। हम देखेंगे उस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरे पे हम देखेंगे उसकी नेचर। नेचर से यहां मुराद है हेड, पिलर, एलिमेंट, यानी वो अकाउंट जो है उनका हेड क्या है, उनकी नेचर क्या है, वो किस हेड के अंदर आते हैं। यानी 5 हेड्स मैंने आपको बताया था, उन 5 हेड्स में किसी एक हेड से उनका ताल्लुक भी होगा। तीसरा हम ये देखेंगे कि वो अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं। और नंबर 4 पर हम देखेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से वो डेबिट पर लिखे जाएं या वो क्रेडिट पर लिखे जाएं। मैं आपको बता चुका हूं डेबिट क्रेडिट पिछली वीडियोस के अंदर, ये 2 कॉलम्स का नाम है। तो इंक्रीज और डिक्रीज को देखते हुए हम ये देखेंगे कि वो डेबिट पर लिखे जाएं या वो क्रेडिट पर लिखे जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ ट्रांजैक्शंस को लेते हैं और उसको एनालाइज करना सीखते हैं उसे। नंबर 1 ट्रांजैक्शन में कह रहा है मिस्टर खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मिस्टर खान ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपीस उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, बिजनेस शुरू किया अपना 5 लाख रुपए से। तो अब आप देखिए बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है कैश की, तो बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि कैश इन्वेस्ट हो रहा है। कैश जब इन्वेस्ट होता है तो बिजनेस में इंक्रीज होता है। एक तो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया कैश। दूसरा देखिए कि कैश आने की वजह से एक चीज हमारी इंक्रीज हो रही है, विच इज अवर कैपिटल। आपको पता है मैं कैपिटल के जब हम अकाउंटिंग हेड पढ़ रहे थे, कैपिटल के टॉपिक में मैंने बताया था कि कैपिटल का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी। तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब एक अकाउंट इसके अंदर कैपिटल इन्वॉल्व है, क्योंकि कैश, एक तो कैश हो गया, दूसरा इसके अंदर कैपिटल हो गया, क्योंकि कैश भी इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज होने की वजह से हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी सरमायाकारी भी बढ़ रही है। तो इसके अंदर आप देखिए अकाउंट इन्वॉल्व, मैंने 4 कॉलम्स बनाए। अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट, यानी एलिमेंट्स के। उसके बाद आप देखिए नंबर 1 अकाउंट के अंदर आ गया कैश और सेकंड में आ गया हमारा कैपिटल, क्योंकि यही 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं इस ट्रांजैक्शन में। अब आपको पता है नेचर, आपको पता है कैश की नेचर जो है वो एसिड है, और एसिड जो है वो बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से वो डेबिट पर लिखा जाता है। जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, वरना वो ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल की नेचर ऑनर्स इक्विटी होती है, जो कि खुद कैपिटल को ही कहते हैं। ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ये भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, मिस्टर खान परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश ₹5,000। मिस्टर खान ने 5,000 रुपए का ऑफिस फर्नीचर परचेज करा ताकि वो ऑफिस के अंदर ला के रखें और उससे असासा बढ़े, एसेट बढ़े। तो देखिए 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में,
कैश बिजनेस से जा रहा है, फर्नीचर एंड कैश, ये दो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हमने क्या किया, अकाउंट इन्वॉल्व के अंदर फर्नीचर एंड कैश लिख दिया। फर्नीचर की नेचर आपको पता है एसेट होती है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक वो डेबिट कॉलम के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह कैश, कैश की नेचर एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से, और जब कैश बिजनेस से डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए, मिस्टर खान परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹300। मिस्टर खान ने मर्चेंडाइज खरीदी है जी। आपको पता है मर्चेंडाइज उस चीज को कहा जाता है जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं, वो हमारी गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहलाती है। और आपको मालूम है कि मर्चेंडाइज के खरीदने को मर्चेंडाइज इस सिस्टम के अंदर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम परचेजेस बोलेंगे, क्योंकि एक्सपेंस होता है मर्चेंडाइज खरीदना। तो देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक परचेजेस, दूसरा मर्चेंडाइज के खरीदने से हमारे पास से क्या जा रही है, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो मर्चेंडाइज इसके अंदर आ रहा है, दूसरा हमारे पास से कैश बिजनेस से जा रहा है। तो मर्चेंडाइज हमारा एक्सपेंस है, मर्चेंडाइज जब हम खरीदते हैं एक्सपेंस हमारी उसकी नेचर होती है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आपको पता है वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश एसेट है, एसेट जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होता है तो आपको मालूम है कि वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पर आइए, पेड ट्यूशन फी ऑफ ओनर्स डॉटर कैश ₹100। ऑनर ने अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस पे करी ₹100 की। इट मींस ये उसका ड्राइंग्स एक्सपेंस है, क्योंकि ये पर्सनल यूज है, हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। पर्सनल का एक्सपेंस जो होता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, एक ड्राइंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, दूसरा हमारे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि वो ट्यूशन फीस पे करेगा तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो अकाउंट इन्वॉल्व के अंदर हमने लिखा ड्राइंग्स एंड कैश। अब ड्राइंग की नेचर देखिए, ऑनर्स इक्विटी। ड्राइंग की नेचर यस ऑनर्स इक्विटी है। ड्राइंग बेसिकली कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट का। ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। मतलब इससे ये पता चला कि कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल, जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो ड्राइंग, यस ड्राइंग डिक्रीजेस कैपिटल। ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, तो पता चला ये कॉन्ट्रा यानी इनवर्स अकाउंट है कैपिटल का। तो चूंकि कैपिटल की नेचर भी ऑनर्स इक्विटी है, तो इसी तरह ड्राइंग्स की नेचर भी ऑनर्स इक्विटी है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइंग्स की नेचर एक्सपेंस है, नहीं, ड्राइंग की नेचर एक्सपेंस नहीं है। हाँ, ड्राइंग को ट्रीट एक्सपेंस की तरह किया जाता है। गॉट इट? ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी, जाहिर सी बात है ड्राइंग्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो ड्राइंग्स जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड पर लिखी जाती है। इसी तरह कैश हमारा एसेट है, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है। कैश जब हमारे पास से डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹200। 200 रुपए की मर्चेंडाइज बेची, तो सेल्स हुई हमारी और हमारे पास कैश पर बेची है, तो इसका मतलब कैश हमारे पास से आया। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश एंड सेल्स। अब कैश और सेल्स, कैश जो है हमारा एसेट है, एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है, सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जब सामान सेल कर रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू, आमदनी, मुनाफा बढ़ रहा है। और आपको मालूम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखिए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू ज़ैद ट्रेडर्स ₹300। ज़ैद ट्रेडर्स एक कारोबार है, उसको हमने क्या किया, मर्चेंडाइज बेची 300 रुपए की। तो देखिए हमारी सेल्स हुई और अब यहां क्रेडिट पर सेल हुई है, इसका मतलब हमारा पैसा तो आया नहीं, तो इसका मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, जी डेटर्स। जब हम एसेट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने समझाया था तफसील से, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अकाउंट्स रिसीवेबल जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं, वो हमारा इंक्रीज हो गया। एसेट है, एसेट बढ़ गया। भाई देखिए ना, अब हम मिस्टर जैद से पैसे लेंगे ना, तो हमारा असासा है, आसरा है, उम्मीद है, एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर लिखते हैं। और सेल्स भी इंक्रीज हुई है क्योंकि सेल्स हुई है, ऑब्वियसली सेल्स जब इंक्रीज हो, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सन्स।
₹230। जे सन्स को हमने मर्चेंडाइज उनसे हमने खरीदी है कितने की, ₹230 की। तो परचेजेस, आपको पता है मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहा जाता है और मर्चेंडाइज बेचने को सेल कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उस अकाउंट के ही नाम से वो चीज लिखी जाएगी। जैसे ट्रांजैक्शन ऊपर जो गुजरी है उनमें फर्नीचर वाली ट्रांजैक्शन देखिए आप, ट्रांजैक्शन नंबर 2, तो वो आप देखिए उसमें फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर ही लिखा था, क्योंकि फर्नीचर मर्चेंडाइज नहीं है, फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। आ जाइए, तो हमने मर्चेंडाइज खरीदी है ₹230 की, तो परचेजेज और अकाउंट्स पेएबल, जी क्रेडिटर, क्योंकि अब हम पैसे देने वाले हो गए। पहले मिस्टर जेड पैसे लेने वाले थे, अब हम पैसे देने वाले हो गए जे सन्स को। तो हमारा क्रेडिटर खुल गया जिसको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं, और ये आपको पता है ये लायबिलिटी होती है। जी तो देखिए परचेजेज और अकाउंट्स पेएबल, परचेजेज की नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि सामान खरीदने से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, और आपको मालूम है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिटर, चूंकि हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हमने सामान खरीदा तो हमारा उधार बढ़ गया ना अभी, क्योंकि हमने पैसे पे तो नहीं करे जो उधार कम हो जाता, सामान खरीदने से तो उधार बढ़ गया। और आपको पता है लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो भी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखी जाती है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू जे सन्स ₹20। जी ₹20 की मर्चेंडाइज खरीदी, यानी जो हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी उसमें से ₹20 की मर्चेंडाइज हमने जे सन्स को वापस कर दी। हो सकता है डिफेक्टिव निकला हो, हम आए हो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो जो हमने ऑर्डर किया था, लेकिन इस केस में कह रहा है कि डिफेक्टिव निकला, वो खराब निकला। जब हम शॉप पर आए, हमने कर्टन्स खोले तो उसमें देखा कि ₹20 की मर्चेंडाइज खराब निकली। हमने ₹20 की मर्चेंडाइज जे सन्स को वापस कर दी। अब जे सन्स ने हमें ₹20 वापस कर दिए ऑब्वियसली। ऐसे ही नहीं, हमने पैसों पर थोड़ी खरीदे थे जो वो हमें कैश वापस कर देगा, हमने तो उधार पर खरीदे थे। तो अब जे सन्स हमें कैश वापस नहीं करेगा, बल्कि जे सन्स हमसे कहेगा कि भाई मुस्तकबिल में जब आप हमें पेमेंट करते ₹230 की, तो अब आप हमें ₹210 पे करना, क्योंकि ₹20 की मर्चेंडाइज आपने हमें वापस कर दी। समझ गए? तो वो हमारी उधार कम कर देगा। तो लीजिए जनाब, ₹20 से हमारी लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो आपको पता है दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, लायबिलिटी और परचेजेज रिटर्न। जी, मर्चेंडाइज खरीदना, परचेजेज, खरीदी हुई मर्चेंडाइज को वापस भेज देना, परचेजेज रिटर्न। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला अकाउंट अकाउंट्स पेएबल, जे सन्स हमने डेबिट कर दिया। डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि लायबिलिटी अब हमारी कम हो गई। लायबिलिटी नेचर है, लायबिलिटी जब कम हो जाती है तो वो डेबिट साइड पर लिखी जाती है। इसके अलावा परचेजेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउट भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि परचेजेज एक्सपेंस था तो रिटर्न परचेजेज रिटर्न भी एक्सपेंस हुआ, लेकिन एक्सपेंस डिक्रीज हुआ। जब ये एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो इसको हम क्रेडिट साइड पर नोट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक। आ जाइए जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 9, received from Zaid Traders ₹280 in full and final settlement of account। जी इसको समझ लीजिए, हमने जैद से पैसे लिए ₹280। याद करें, हमने जैद को ₹300 का सामान बेचा है ऊपर ट्रांजैक्शंस में। तो हमने जैद से पैसे लिए 280 और जैद ने कहा भाई ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई, अब मैं आपको ₹1 भी नहीं दूंगा। यानी डिस्काउंट इन्वॉल्व हो गया जनाब इसके अंदर। हमने जैद से ₹280 लिए और जैद से कहा कि जनाब अब आप हमें ₹1 भी नहीं देंगे, यानी ₹20 का जैद को हमने डिस्काउंट दे दिया। देयर आर सो मेनी रीजंस, ये तफसील आ रही है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जनाब, तो इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर 2 डेबिट 2 क्रेडिट, यानी एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट पाए जाते हैं, उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कंपाउंड ट्रांजैक्शन। जी हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट पाया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कंपाउंड ट्रांजैक्शन। तो अब यहां कंपाउंड ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास। देखिए कैश, क्योंकि पैसे रिसीव कर रहे हैं, कैश आ रहा है। कैश आने से जैद का उधार उतर रहा है। अब जैद हमें पैसे थोड़ी देगा, तो इसका मतलब जो हमने जैद का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था अब हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और इसमें एक अकाउंट और खुल जाएगा, वो है डिस्काउंट अलाउ, जिसको हम परचेजेस डिस्काउंट भी कहते हैं। जी ये हमारा डिस्काउंट होता है, यानी जो सेलर जो होता है वो डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को कहा जाता है परचेज डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो सेलर बायर को देता है। देयर आर सो मेनी रीजन, वक्त से पहले पेमेंट कर देने पर भी डिस्काउंट देते हैं कुछ केसेस के अंदर, वो आगे तफसील है। तो लीजिए जनाब, हमारा एक तो कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया और अकाउंट रिसीवेबल जैद का खत्म हो गया।
कैश एसिड है, एसिड आ रहा है क्योंकि कैश आ रहा है ना, जैसे से हम पैसे ले रहे हैं, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पर आता है। डिस्काउंट अलाउ, परचेज डिस्काउंट भी जिसको हम कहते हैं। अब ये एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है 20 रुपीज का, हम दे रहे हैं डिस्काउंट, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। और जैद ट्रेडर्स का जो पूरा का पूरा डेटर का अकाउंट था, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, अब वो खत्म, अब जैद हमें 1 रुपया भी नहीं देगा। तो जो हमने उसको डेबिट किया था, अब इस ट्रांजेक्शन में हम उसको क्रेडिट करेंगे। आपको पता है वो हमारा एसिड था, अकाउंट रिसीवेबल, एसिड खत्म, क्योंकि पेमेंट आ गई ना भाई जैद की तरफ से, एसिड खत्म, एसिड डिक्रीज, डिक्रीज होने की वजह से वो क्रेडिट पर लिखा जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखिए, पेड टू जेजे सन्स रुपीज 200 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हमने जेजे सन्स को 200 रुपीज दिए और कहा कि भाई अब हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, जैसे जैद ने हमारे साथ किया था। अब हमने जेजे सन्स के साथ कर दिया, क्योंकि हमने जेजे सन्स से ऊपर सामान खरीदा था पिछली ट्रांजेक्शंस के अंदर। तो जनाब याद करें, जैद से हमने सामान खरीदा था 230 रुपए का, फिर हमने जैद को 20 रुपीज का सामान वापस भी किया था, तो हमें देने थे जैद को 210 रुपए। तो जनाब हमने उसको पेमेंट करी 200 रुपए की और कहा जनाब अब हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, इसका मतलब अब हमें डिस्काउंट मिला। तो ये भी कंपाउंड ट्रांजैक्शन है, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, अकाउंट्स पेएबल, कैश और डिस्काउंट रिसीव, जिसको हम सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसकी नेचर होती है रेवेन्यू की। जी, अकाउंट्स पेएबल की नेचर लायबिलिटी है, पैसे देने से लायबिलिटी उतर गई, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और आपको पता है कि जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट पर आती है। कैश एसिड है, कैश हमारे पास से जा रहा है ना भाई, पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश जब जाता है, एसिड है, एसिड जब डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, जब एसिड डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और डिस्काउंट का एक अकाउंट यहां इन्वॉल्व हो गया, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज इट इज अवर रेवेन्यू इनकम। जब डिस्काउंट रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, डिस्काउंट मिलने से हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। देख लीजिए जनाब, दोनों ट्रांजैक्शंस के अंदर 2 डेबिट, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन नंबर 9 के अंदर 2 डेबिट 1 क्रेडिट, और ट्रांजैक्शन नंबर 10 के अंदर 1 डेबिट 2 क्रेडिट। ऐसी ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है कंपाउंड ट्रांजैक्शंस। अगली स्लाइड, ट्रांजैक्शन नंबर 11, पेड सैलरीज टू लेबर ₹50 रुपीज लेबर को जो है वो सैलरी पे की है, सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस और कैश। लीजिए जनाब, सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पैसे देने से खर्चा बढ़ रहा है ना सैलरी का, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पर आता है। इसी तरह कैश एसिड है, पैसा हमारे पास से जा रहा है सैलरी देने से, जब वो डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और लास्ट ट्रांजैक्शन देख लीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर 12, पेड शॉप रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹300। हमने अपने दुकान के जो मालिक थे उनको किराया दिया 300 रुपए का। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कैश हमारे पास आ रहा है। और आपको पता है शॉप रेंट एक्सपेंस की जो नेचर है वो एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश एसिड है, एसिड जब हमारे पास से जाता है तो डिक्रीज होता है, और जब कैश एसिड डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार 2-3 मरतबा देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ये कोर कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 ऐसी इलस्ट्रेशंस भी आपको दूंगा, आप वो सॉल्व भी करें, और अगर वो सॉल्व ना हो, कोई ट्रांजैक्शन समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा भी, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। घर पे बैठ के उसको सॉल्व भी करें। ये एक न्यूमेरिक्स एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन का आपके पेपर में लाजमी आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व भी करें। कोई बात अगर समझ में ना आई हो उसको समझिए भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा ताकि इस तरीके की एजुकेशनल और टूरिज्म वीडियोस आपके सामने आएँ और उससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।